हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो मैं आज के लिए पार्ट 2 लेके आ गया हूं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर मैं पार्ट 2 आपके लिए लेके आया हूँ। पार्ट 1 हमने किया था, 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस किए थे जो कि एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें जनरल साइंस का जो सेक्शन आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चंस हमने देखे थे और हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा। जो भी कंपटीशन की स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो कोई अदर एग्जामिनेशन क्यों ना हो, जनरल साइंस के जो मैंने क्वेश्चंस आपको कराए हैं वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। और जितने भी मैंने जनरल साइंस की वीडियोस बनाए हैं उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उन वीडियोस को आप जाके आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से डीपली देख लिया और जितने भी मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज कराए हैं उनके कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आपको जनरल साइंस कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। ओके। तो 50 जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ये एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में वहां तक उस लेवल तक मैं आपको लेके जाता हूँ। ठीक है। तो अभी हम पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने फंडामेंटल क्वेश्चंस देखे, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ओके। तो आज भी वही सेट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पार्ट 2। ठीक है। तो हम 50 क्वेश्चंस आज स्टार्ट करेंगे। सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जो चैनल में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? भाई कोशिका का पावर हाउस ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब छठी सातवीं क्लास से सुनते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है। शक्ति संग्रह, शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह हिंदी में कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी कि जहां पर एनर्जी स्टोर होती है, जहां पर एनर्जी स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 1 में बताया था, एटीपी की फॉर्म में जहां एनर्जी स्टोर होती है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल जो कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक? देखो एंटीसेप्टिक अगर हम देखें तो भाई विनेगर यानी सिरके को तो कहाँ एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, पर हाँ इसको प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं। विनेगर जो होता है, सिरका होता है, इसको हम अचार वगैरह में डालते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह। ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा तो भाई कहीं से भी एंटीसेप्टिक नहीं है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है भाई? आपका H2O2 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 कहलाता है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है आपका, ये आपका क्या होता है भाई? एंटीसेप्टिक होता है। ये आपका क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि H2O2। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका करेक्ट हो जाता है। इसको हम इसमें कुछ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में प्रयोग में लिया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो ये एंटीसेप्टिक होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग, ये तो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, साइंस के बेसिक क्वेश्चन है और ज्यादातर कॉम्पिटिशन में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। घुमा फिरा के आपको बेसिक नॉलेज आपकी देखना चाह रहा है जो भी एग्जामिनर होगा, तो इन क्वेश्चंस को एडवांस के चक्कर में लोग बेस नहीं पढ़ते हैं, फंडामेंटल नहीं पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पहले फंडामेंटल से स्टार्ट करना है, फिर आप एडवांस लेवल पर जाओगे। ठीक है। और मेरे क्वेश्चन आपको इसी सीक्वेंस में मिलेंगे, इसमें फंडामेंटल भी मिलेंगे और एडवांस भी मिलेंगे। आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो कि अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। वो कॉन्सेप्ट आपका देखना चाह रहा है, वो आपका बेसिक नॉलेज को एक विद कॉन्सेप्ट के साथ देखना चाह रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो भी हम आगे देखेंगे। ओके। तो मेरे लेक्चर्स को ध्यान से देखिए। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जनरल साइंस के, मैंने 4-5 वीडियोस बना रखे हैं और ल्यूसेंट के जनरल साइंस की भी मैंने कवर किए हैं 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो सीरीज भी आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। ठीक है।
ओके, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन। तो सिंपल मशीन देखिए, स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, पुली, ये सारी के सारी आपकी साधारण मशीनें होती हैं, सिंपल मशीन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोड और एफर्ट, लोड और एफर्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो मशीन, सिंपल मशीन कहलाता है आपका। ठीक है, तो स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, पुली, ये सब आपके सिंपल मशीन में आते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबोव, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके ऊपर तीर लगा रहता है, जिनके ऊपर क्या लगा रहता है, ऐसे तीर लगा रहता है, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। यानी वो राशियां जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है परिमाण के साथ, यानी मैग्नीट्यूड के साथ जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, और जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। देख सकते हैं मास को कोई भी आपकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम को किसी भी तरह के डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्पीड, स्पीड देखो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो इसको भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। पर हाँ वेलोसिटी होता तो यहाँ पर ये डायरेक्शन की जरूरत होती है वेलोसिटी को, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भाई ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन क्या है, सही नहीं है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सदिश राशि है, तो यहाँ पर त्वरण एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, वेग में परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। तो भाई ग्रीन हाउस गैस में ऑक्सीजन कहां से आएगी, नाइट्रोजन नहीं आएगी, हीलियम नहीं आएगी। तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ने के साथ साथ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रभाव है वो बढ़ जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस होती हैं ये भारी होती हैं, ये एटमॉस्फेयर में लेयर बना लेती हैं, और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश जब धरती पे आता है तो ट्रैप होके रह जाता है, जिससे धरती का तापमान, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है ये ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अब ये पूछ रहा है। अभी पहले क्वेश्चन में पूछा था कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, अब इसमें पूछा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, वाटर वेपर नहीं है, मीथेन, ये ओजोन, ओजोन तो देखो भाई, ओजोन तो क्या है यहाँ पर, प्रोटेक्शन लेयर बनाती है आपकी चारों तरफ, जो हमारे अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी तक आने में से रोकती है। ये प्रोटेक्शन लेयर हमें ओजोन लेयर बनाती है। तो मेनली यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस है आपकी, ये आपकी वाटर वेपर नहीं होनी चाहिए। ओके, ओजोन, यहाँ पर ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस कैटेगरी में नहीं आती। ओके, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस कैटेगरी में नहीं आती है, बट यहाँ पर वाटर वेपर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वाटर वेपर इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो वाटर वेपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओजोन यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, दो ऑप्शन है, बी और डी सही होने चाहिए, मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो कि पॉल्यूटेंट्स होते हैं आपके, ये मेनली होते हैं जो भारी होते हैं, जो हमारे सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, तो वो आपके कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, सो वाटर वेपर यहाँ पर क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं होगा, वाटर वेपर इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, तो जल वाष्प इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन अवर ब्लड। तो भाई यहाँ पर जो ऑप्शन लग रहा है वो है भाई रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, यही जो होती हैं हीमोग्लोबिन को कैरी करके रखती है, इनमें ही हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके रखता है, वो जो किस में मिलता है, मेरे आरबीसीज में मिलता है, रेड ब्लड सेल्स में मिलता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं तो आपकी सोल्जर सेल्स होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स आपकी विटामिन के होता है, जो कि
क्लॉटिंग बनाता है आपका, ठीक है। क्लोट जब भी हमारा रक्त का थक्का जमाने का काम होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है। और प्लाज्मा तो पूरा का पूरा जो लिक्विड है जिसमें ये सारी की सारी आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी मिलती हैं, ये आपका प्लाज्मा होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आरबीसी करेक्ट है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। एथ क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। तो कौन सा यहाँ पर हार्डेस्ट सब्सटेंस है? सबसे पहले पता ही है हमें डायमंड। डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड होता है। दुनिया में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो डायमंड है, ठीक है। अभी एक और नया कार्बन मिला है, एक और नया कार्बन मिला है जो कि हाइड्रोजन से सॉरी डायमंड से 60% ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है। तो अभी एक नया सब्सटेंस जो कि कार्बन का ही एलोट्रॉप है वो डिस्कवर हुआ है जो कि डायमंड से 60% ज्यादा हार्ड है, ठीक है। और अभी फिलहाल हम डायमंड को ही टिक करेंगे यहाँ पर क्योंकि उसका ऑप्शन नहीं है। इन चारों के कंपैरिजन में डायमंड सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है, हीरा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आंख बंद करके बता देना है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है बार यानी कि हमारा जो एक बार जो होता है आपको पता ही है 1.013 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर से ही मेजर किया जाता है और एक बार में 1 लाख पास्कल होते हैं, मैंने बताया था आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, ये फिर से रिपीट हो गया जो पार्ट 1 में रिपीट हुआ था, मैंने आपको बताया था। सबसे बड़े ऑर्गन की बात करें तो स्किन को आपको टिक करना है, स्किन सही है इसका भाई। लीवर नहीं होगा, लीवर क्या है? सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। इंटरनल ऑर्गन आएगा आंतरिक, आंतरिक अगर आपसे पूछेगा कि भाई आंतरिक अंग कौन सा है तो वो आपका यकृत होगा, लीवर होगा। जबकि यहाँ पर सबसे बड़ा अंग आपसे पूछा है, आंतरिक अंग नहीं पूछा है, तो यहाँ पर आपका स्किन ही करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं आपको पता है कि कहाँ कहाँ से अपन को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो हमें जनरली रेडियो वेव्स मिलती हैं, माइक्रोवेव्स मिलती हैं, फिर हमें हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स मिलती हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, जैसे एक्स रेज हो गई और आपकी गामा रेज हो गई, ये हाई रेडिएशन रेज होती हैं, ठीक है। इनको अपन हाई फ्रीक्वेंसी रेज कहते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जो एक्स रेज होती है हमारी, गामा रेज होती है, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है। जबकि जो रेडियो वेव्स हैं आपकी, माइक्रोवेव्स हैं, ये आपकी जनरली लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। ये सारी की सारी जितने भी अपन को देखने को मिल रही हैं, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टाइप होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सारी की सारी, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए यहाँ पर सारा का सारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, सभी यहाँ पर एक्स रे, पराबैंगनी किरणें, गामा रेज, ये सारी की सारी आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। Which of the following is used to produce nuclear energy? भाई परमाणु ऊर्जा कौन करता है? तो ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज किए जाते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी के जो सोर्स हैं ये, जहां से न्यूक्लियर एनर्जी इनसे प्रोड्यूस की जाती है, इनके नाभिकीय विखंडन से, इनके न्यूक्लियर फिजन से, यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम के। तो ये यहाँ चारों तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड। तो क्लाउड का कौन, देखो कम्यूनोनिम्बस जो है, कम्यूनोनिम्बस जो है ये एक तरह का आपका तूफानी बादल होता है। तूफान के जो बादल होते हैं ना, स्टोर्मी क्लाउड्स, ये कम्यूनोनिम्बस कहलाते हैं, ठीक है। सीरस जो होता है आपका, ये भी एक तरह का पतली शीट जैसा आपका क्या होता है, पतली शीट की तरह होता है, थिन शीट की तरह ये दिखाई देते हैं सीरस बादल, ठीक है। एल्ट्रोस्ट्रेटस, एल्ट्रोस्ट्रेटस भी क्या होता है, बादल का एक प्रकार है, बादल का एक टाइप है। और आपके जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये तो भाई आपके जो एनवायरमेंट की लेयर होती है, एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, वो है। तो एटमॉस्फेयर की लेयर है भाई ये, तो जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, समताप मंडल, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, जिसे थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। और लास्ट में आपकी आती है कौन सी, एक्सोस्फेयर, है ना, बाह्य मंडल। तो ये आपको पता है, स्ट्रेटोस्फेयर तो भाई आपके एटमॉस्फेयर की लेयर है, तो ये तो भाई यहाँ पर क्लाउड नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ये कोई आपका क्लाउड का टाइप नहीं है, ये तो भाई एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सॉइल? तो देखो तीनों ही, लॉमी सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडस्टी सॉइल, और चार टाइप की सॉइल मिलती है, कई जगह छह भी मिलती है। चार टाइप की होती है, लॉमी, क्ले, सैंडी और सिल्ट। ठीक है, लॉमी, क्ले, सैंडी और सिल्टी सॉइल, ये चार टाइप की सॉइल मेनली अपन को देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर तीनों ही मिट्टी के प्रकार हैं, चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, जिसे लॉमी सॉइल कहते हैं। ह्यूमस क्वांटिटी लॉमी सॉइल में सैंड और क्ले से ज्यादा होती है, ये आपने पढ़ा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल वो होता है जिससे हम जमीन से निकालते हैं। तो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम सभी को अपन जमीन से निकालते हैं, इसलिए ये आपके फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन में आएंगे। Which of the following is responsible for the production of insulin? तो इंसुलिन के लिए भाई पैनक्रियाज, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई पैनक्रियाज जो होते हैं ये ऐसा ग्लैंड है, पैनक्रेटिक ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जो हमारा इंसुलिन नाम का एंजाइम, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। ठीक है, which of the following is responsible for the depletion of the ozone layer in the upper stratosphere of the atmosphere? तो आपको पता ही है कि भाई ओजोन लेयर का डिप्लीशन, ओजोन लेयर जो है ऊपरी समताप मंडल में हमारे जो ओजोन लेयर है वो, उसमें कमी क्यों हो रही है? अभी देखने को मिला है कि भाई जो ओजोन लेयर है उसका जो छेद है, एंटार्क्टिक रीजन में जो छेद है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, यानी 24 मिलियन 24 मिलियन पर किलोमीटर, 24 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के बराबर उसका एरिया आ गया है। एंटार्क्टिक रीजन में जो ओजोन लेयर में जो होल हुआ है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये किसके कारण ओजोन लेयर हमारी क्षय हो रही है, डिप्लीट हो रही है? तो उसका कारण है हमारे फ्रेयॉन्स यानी कि सीएफसी। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, फ्रेयॉन्स बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, जो रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में यूज होते हैं। फ्रेयॉन्स ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर से रिएक्शन करके ओजोन लेयर को ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेयॉन्स यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। Which of the following is used to remove impurities from water? देखिए क्लोरीनेशन टेक्नोलॉजी होती है जिसके कारण क्लोरीनेशन विधि में अपन क्लोरीन डालकर हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं जिसमें क्लोरीन होता है, पानी को शुद्ध करते हैं, कंटेमिनेट होने से बचाते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। क्लोरेमीन एक तरह से NH4 NH2Cl होता है, NH2Cl जो होता है आपका, ये भी क्लोरोएमीन है, जिसमें हम देख सकते हैं कि भाई एमाइड ग्रुप भी है और क्लोरीन भी है इसमें। NH2Cl इसका फॉर्मूला होता है, ये भी डिसइंफेक्टेंट है क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है। एक्टिवेटेड कार्बन भी ये आपकी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी और ऑर्गेनिक केमिकल्स को रिमूव करता है पानी में से। यह सारे के सारे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, कई क्रीम्स में भी एक्टिवेटेड कार्बन आता है ना, जो कि सारी इंप्योरिटी को, ऐसे आपने देखा होगा एड, फेयर एंड लवली औरों का एड आता है भाई आजकल कि भाई एक्टिवेटेड कार्बन है उसमें, वो सारी ऑर्गेनिक केमिकल्स को क्या करेगा, खींच लेगा और प्योर कर देगा आपकी स्किन को। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कार्बन भी पानी की इंप्योरिटीज जो कि ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, सभी के सभी पानी की इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। 19 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स? तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में देखो अल्कोहल तो आपको पता ही है, अल्कोहल जो हम इसमें प्रोपिल अल्कोहल सैनिटाइजर में यूज करते हैं। ठीक है, प्रोपिल अल्कोहल जो होता है आपका वो हम प्रोपेनॉल जिसे कहते हैं, प्रोपेनॉल जिसे कहते हैं, ये हम किस में यूज करते हैं, सैनिटाइजर में यूज करते हैं। तो अल्कोहल क्या डिसइंफेक्टेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने आपको बताया था डिसइंफेक्टेंट है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है। फॉर्मल्डिहाइड भी एक तरह का डिसइंफेक्टेंट है, ये भी स्टरलाइज करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे आपके। Which of the following is not a type of rock? तो मैंने कल आपको बताया था igneous sedimentary metamorphic rocks होती हैं, तो मेटेलिक कोई रॉक नहीं होती है आपकी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 है, which of the following is example स्केलर क्वांटिटी? स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो वेलोसिटी को डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए वेलोसिटी को। फोर्स भी एक वेक्टर है क्योंकि उसको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए। एक्सेलरेशन अभी हमने देखा ही था, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। टेम्परेचर को सिर्फ मैग्नीट्यूड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब आपकी कौन सी क्वांटिटीज हो गई, ये सब आपकी वेक्टर क्वांटिटीज हो गई। तो स्केलर आपकी डी, टेम्परेचर तापमान रहेगा, ताप, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये एक तरह की आपकी एसआई इकाई, एसआई फिजिकल क्वांटिटी होती है।
Which of the following statements about work and energy is true? देखो, वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क की जो फॉर्मूला होता है ना, वर्क का फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ मल्टीप्लाई बाय एस, यही होता है। वर्क क्या होता है भाई, एफ मल्टीप्लाई बाय एस ही होता है, तो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, बिल्कुल सही है। कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर होता है भाई 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 एम वी की पावर 2 एम वी स्क्वायर, बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे आपके। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रेडियो एक्टिविटी इज ट्रू। अब मैंने कल आपको थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था पार्ट 1 में। एमसीक्यूज जो भी मैं कराता हूँ उसके साथ मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताते रहता हूँ, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। रेडियो एक्टिविटी आपका जो पहला ऑप्शन दे रखा है, रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स और रेडिएशन फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियाई, बिल्कुल सही है। जो अस्थिर नाभिक होता है वो लगातार विकिरणों को उत्सर्जित करता रहता है, इसीलिए हम रेडियो धर्मिता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। बी आपका अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम, बिल्कुल हीलियम प्लस टू, हीलियम प्लस टू को ही हम अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बीटा पार्टिकल हाई एनर्जी है, बिल्कुल है। जो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ड्यूरिंग बीटा डिके में जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं ना, उसे अपन बीटा डिके कहते हैं। और किसी भी नाभिक में से अगर हीलियम प्लस टू आयंस डिके होते हैं तो उसे हम अल्फा डिके कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबोव। ओके, 24 क्वेश्चन में आते हैं, विच प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम रेड प्लेनेट, तो भाई मार्स इसका करेक्ट होगा, इसको सभी को पता होगा भाई, मार्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, लाल ग्रह, क्योंकि यहाँ पर आपका किसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, आयरन ऑक्साइड, उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसके Fe2O3 की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण वो लाल कलर की नजर आती है, तो मंगल ग्रह इसका सही ऑप्शन होगा। हु इन्वेंटेड अ टेलीस्कोप, अलेक्जेंडर द ग्राहम बेल है भाई, उनको श्रेय जाता है 1876 के करीब उन्होंने टेलीफोन की डिस्कवरी की। थॉमस एडिसन को बल्ब का श्रेय जाता है। निकोला टेस्ला तो भाई कमाल के इंसान थे, ये फादर ऑफ एसी इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घर में जो बिजली आती है जिससे थॉमस एडिसन का बल्ब जलता है, थॉमस एडिसन के बल्ब को जलाने के लिए भी एसी करंट की जरूरत थी, वो एसी करंट की डिस्कवरी की थी निकोला टेस्ला ने, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा इन्वेंशन था और सबसे बड़े इन्वेंटर कहा जाते हैं निकोला टेस्ला को। सैमुअल मॉर्स आपके टेलीग्राफ जो बनाया था सबसे पहले, सैमुअल मॉर्स अमेरिकन ये साइंटिस्ट थे, अमेरिकन इन्वेंटर थे सैमुअल मॉर्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम इन्होंने टेलीग्राफ की इन्वेंशन की थी। तो यहाँ पर अभी टेलीफोन के लिए पूछा था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, गोल्ड के लिए भाई एयू होता है, ऑरम इसका लैटिन नेम है, लैटिन नेम क्या है, ऑरम है भाई। गोल्ड सोना जो होता है वो रासायनिक प्रतीक क्या है, तो भाई सोना जो है उसको एयू लिखा जाता है, ऑरम लिखा जाता है। एजी होता है सिल्वर का, अर्जेंटम एल्यूमिनियम का, एल फेरम ये आयरन के लिए यूज होता है। ये सारे लैटिन जो वर्ड्स हैं उनके सिंबल यहाँ पर यूज किए गए हैं, आयरन के लिए, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए। एल्यूमिनियम तो आपका एल है ही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, नोबल गैस कौन सी है भाई, नोबल गैस मैंने आपको बताया था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये आपकी जो 18वें जो आपकी टेबल का जो 18वां पीरियड है उसकी जो 18th नंबर है आपका, 18th नंबर में जो आपके आते हैं, कौन कौन से आते हैं भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो हीलियम आपकी क्या है, एक तरह से नोबल गैस होती है, इनर्ट गैस होती है, इसका अष्टक कंप्लीट रहता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, तो हीलियम आपकी क्या है भाई, नोबल गैस होती है। Which of the following is not a type of blood vessel, तो ब्लड वेसल भाई मसल थोड़ी होगी, मसल आपकी ब्लड वेसल थोड़ी है। कैपिलरी है, वेन है, आर्टरी है, बिल्कुल है। आर्टरी हार्ट से सभी ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाती है, वेन सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है, कैपिलरी आर्टरी और वेन को जो जोड़ के रखती है, जो जो यूनिट्स आर्टरी और वेन्स का कनेक्शन रखती है वो कैपिलरी कहलाती है। तो मसल यहाँ पर कोई ब्लड वेसल नहीं है, ठीक है। पेशी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज भाई आपके 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के साथ होता है, तो C6H12O6 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, तो भाई एसिड्स जो होते हैं ये खट्टे होते हैं, सौर होते हैं, बिल्कुल सही है। मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं,
मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करके, सॉरी, मेटल्स जो होते हैं ये एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मेटल्स, कोई भी मेटल उसको हाइड्रोजन, उसको एसिड से रिएक्शन कराओ, HCl की रिएक्शन आप करा लो जिंक से, तो क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, सोडियम से रिएक्ट करा लो एसिड को, HCl को, तो सोडियम क्लोराइड नमक बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करना ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है एसिड्स के साथ। ठीक है, टर्न लिटमस पेपर ब्लू, नहीं भाई, रेड लिटमस पेपर को ब्लू नहीं कर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है आपका बेस यानी कि क्षार, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है आपका एसिड। तो ये भाई ये प्रॉपर्टी सही नहीं लग रही, बाकी सब सही है। लिटमस पेपर को रेड करता है ना, वो कहलाता है एसिड। रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट, इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेस मिलके नमक और पानी बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इसे अपन न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण कहते हैं। तो डी ऑप्शन बी, ए बी डी ये एसिड के लिए सही है, सी सही नहीं था, तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टर्न लिटमस पेपर रेड होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, ब्लू लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में, यहाँ पर भाई कौन सा टिश्यू जो है वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता, तो एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यू होते हैं भाई, एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है आपका। ठीक है, ये सारे के सारे टिश्यू आपके एनिमल में बॉडी में मिलते हैं। एपिथेलियल मिलता है आपका, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है, मस्कुलर टिश्यू भी आपका मिलता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक टिश्यू है, ये आपके यहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक टिश्यू कहाँ पर होते हैं आपके, ये देखो मेसोफिल में होते हैं, ये आपके पत्ती का जो मेसोफिल होता है यानी कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में, ये लीव्स में मिलते हैं, पत्तियों में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं। ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस की साइट होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक टिश्यू में, तो ये फोटोसिंथेसिस की साइट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट्स में मिलते हैं ना कि एनिमल में, क्योंकि एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो उसमें फोटोसिंथेटिक टिश्यू कहाँ से होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन काम है वो है कि भाई हमारे जो एक्सचेंज है गैसेस का एनवायरनमेंट के साथ करना, एक्सचेंज करना गैसेस का एनवायरनमेंट के साथ, ये भाई हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशियो है उसको कांस्टेंट रखता है, उसको मेंटेन रखता है बैलेंस को रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो टू एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following is not part of the digestive system, तो भाई माउथ, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, पूरी की पूरी ये एलिमेंट्री जो कैनाल है आपकी, माउथ है आपका, फिर आपका यहाँ पर आ रहा है स्टोमक आ रहा है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है, तो ये आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। किडनी नहीं होता, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है, आप उत्सर्जी तंत्र जो होता है। ठीक है, 35 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है हमारे जो शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका काम है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा भाई, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, ये सही ऑप्शन होगा। डबल सर्कुलेशन पाया जाता है हमारे अंदर। ठीक है, Which of the following is not a type of blood vessel, ये भी रिपीट हो गया अपने क्वेश्चन पर, यहाँ पर ऑप्शन चेंज है। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये तीनों ब्लड वेसल होती है, पर टेंडन ब्लड वेसल नहीं है। अब टेंडन है क्या, टेंडन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो कि मसल्स को बोन के साथ जोड़ता है, मांसपेशियों को हड्डियों के साथ जोड़ने वाला टिश्यू आपका टेंडन टिश्यू कहलाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ब्लड वेसल नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू है। 37 क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्या काम है भाई, आपको पता है कि ये ट्रांसमिट करना सिग्नल, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, ये जो हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन जिसको अपन नर्वस सिस्टम की इकाई कहते हैं हमारे। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम आपकी न्यूरॉन होती है, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। तो सिग्नल्स ट्रांसमिट करना हमारा नर्वस सिस्टम का काम है, और इसकी कार्यात्मक इकाई को यानी इसकी फंक्शनल यूनिट को हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन। ठीक है, Which of the following is not a type of fossil fuel, अब जितने भी फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बता रखे हैं सारे जमीन से निकलते हैं, तो जमीन से कौन नहीं आ रहा, न्यूक्लियर एनर्जी जमीन से नहीं आ रही है, तो ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम सब है। न्यूक्लियर एनर्जी आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी एटम से निकलती है, आपके रेडियोएक्टिव तत्वों से निकलती है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है।
परमाणु ऊर्जा। Which of the following is a type of renewable energy that uses renewable मतलब जिसको अपन बार बार यूज कर सकते हैं और कभी खत्म नहीं होगी। तो ये कह रहा है अर्थ की इंटरनल हीट से ऐसी कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी निकल रही है, तो भाई आपकी जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा है, ये आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि जमीन के अंदर से अर्थ की कोर से निकल रही है। ठीक है। Which of the following is a type of air pollutant that can cause respiratory problems? Respiration की जो problems है जनरली ध्यान रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये जो होते हैं ना मेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जनरली क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन के लिए हमारे जो सांस लेने में जो दिक्कत होती है, अस्थमेटिक अस्थमा जो हो जाता है, ये इन गैसेस के कारण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और सीसा इनके कारण नहीं होता ज्यादातर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, नाइट्रोजन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, तो आज 40 क्वेश्चन ही है हमारे पास। ओके, 10 क्वेश्चन कम पड़ गए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीरीज को थोड़ा छोटा रखना था हमें, कल सीरीज थोड़ी बड़ी हो गई थी, आज सीरीज हमने छोटी रखी है ताकि आप जल्दी से क्वेश्चंस को समझ लो। फिर एक नया सेशन लेके आऊंगा जिसमें ये जो 10 क्वेश्चन बच गए हैं उनको मैं कवर कर लूंगा, या फिर 10 क्वेश्चन के आपके सामने क्विज लेके आ जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मैं बनाता हूं ताकि आपको फायदा हो। तो अगर आपको लग रहा है कि ये यूजफुल क्वेश्चंस है तो इसको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। पार्ट 3 भी मैं जल्दी लेके आऊंगा। ओके, ये पार्ट 2 था और पार्ट 1 नहीं देखा जिन्होंने, वो डिस्क्रिप्शन में जाके सारे वीडियोस चेक कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं फिर पार्ट 3 में। ओके, बाय बाय।